हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस कि आप सब लोग आज के अंदर अच्छे से वर्क करे होंगे। इस वीडियो के अंदर हम इनिशियलाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं। इनिशियलाइजेशन एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है एंड वो बेसिक टॉपिक भी है। कभी कभी ऐसा लगता है कि इनिशियलाइजेशन में क्या पढ़ना, बट यार उसमें बहुत पढ़ना है, क्योंकि क्या होता है कि हमें ना डिटेलिंग नहीं पता। हम क्लास और स्ट्रक्चर इतना यूज़ करते हैं पर हम इनिशियलाइजेशन के बारे में कुछ थोड़ा सा कम मालूम रहता है। ठीक है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू के अंदर तुमको कंफ्यूज करने के लिए भी इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन वो डाल सकते हैं, बरोबर। इनिशियलाइजेशन में क्या होता है कि जैसे देखो, इनिट का मतलब होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के टाइम पे आप कितने आर्ग्यूमेंट डाल रहे हो, इसको आप इनिशियलाइजेशन बोल सकते हो। ठीक है, मैं आपको आगे आगे थोड़ा और बताऊंगा। इसमें रहता है कि डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइजेशन जो क्लास और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, आपको आपका कस्टम इनिशियलाइजेशन प्रोवाइड करना है, आपको उसमें आर्ग्यूमेंट रखना है कि नहीं रखना है। उसके बाद आता है डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजेशन और आता है कन्वेनियंस इनिशियलाइजेशन। इस वीडियो के अंदर गाइस मैं आपको पूरा इनिशियलाइजेशन सिखाऊंगा। डेजिग्नेटेड एंड कन्वेनियंस इनिशियलाइजेशन के बारे में हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने लिंक्डइन के अंदर मैंने एक चीज़ स्टार्ट की है। मैं क्या करता हूँ, मैं फोटोज़ में यहाँ पे डालता हूँ छोटे छोटे लॉजिक क्वेश्चन के, जिससे है ना सबको मतलब सॉल्व करने का मज़ा आए। तो मैंने पूछा था कि सिंगलटन क्लास इसमें से कौन सा वाला तुम प्रीफर करते हो। बेसिकली दोनों है तो सिंगलटन क्लास ही। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो सिंगलटन क्लास है ना, उसका रूल रहता है, मतलब रूल नहीं बोल सकता, पर ऐसा रहता है कि कोई आउटसाइड द क्लास कोई भी है ना, ये मेरे सिंगलटन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट ना कर पाए। बट ये वाले पहले वाले में ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है, और दूसरे वाले में क्या है कि प्राइवेट इनिशियलाइजेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, इसलिए वो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। अगर इनिट ही नहीं मालूम होगा ना, तो ये चीज़ पकड़ में नहीं आएंगी। समझ रहे हो कि इनिट कितना इंपॉर्टेंट है छोटी सी चीज़ है, बट आप रूल ब्रेक कर लोगे उसमें, बरोबर। बेसिकली अब मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे जैसे कि 80 कमेंट्स हैं, बहुत सारे लोगों ने, अच्छे अच्छे लोगों ने बहुत सारी कमेंट किए। किसी ने बोला है कि आप फाइनल कीवर्ड यूज़ करो कि हम इनहेरिट भी ना कर पाए। कोई बोलता है कि सिंगलटन के दो टाइप होते हैं, एक स्मॉल एस से जो सिंगलटन का जो पहला लेटर रहता है वो एस से स्टार्ट होता है, तो कैपिटल एस और स्मॉल एस वो दो डिफरेंस है, बरोबर। जो यूआरएल सेशन है वो भी सिंगलटन क्लास है, जो एप्पल प्रोवाइड करता है वो स्मॉल एस है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मुझे भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो नहीं पता थी, तो मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो यहाँ पे क्या रहता है कि जो भी सब डेवलपर होते हैं, एक्सपीरियंस डेवलपर, तो वो सब कमेंट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, बातें करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब पे तो मैं आपको हेल्प करूँगा ही, यूट्यूब पे तो मुझसे जितना हो रहा है मैं उतना मैं अपना एफर्ट दूंगा, बट आप यहाँ पे भी आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत सीखने को मिलेगी। ऐसे क्वेश्चंस है, फिर जैसे कि टपल की सिंटेक्स में क्या, कौन सी वाली सही है, कौन सी वाली गलत है, एरर क्या है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर क्या कंपाइल टाइम में एरर आने वाली है वो आप मुझको बताओ, बरोबर। मैं एक्सप्लेनेशन भी पूरा दे देता हूँ यहाँ पे, फिर थोड़ी देर के बाद, एक दिन के बाद एक्सप्लेनेशन डाल दूंगा पूरा। ठीक है, अभी भाई मैंने फिलहाल एक मैंने पूछा था क्लास में ही, मैंने एक पूछा था इनिशियलाइजेशन के बारे में, ये भी इनिट का ही था बेसिकली थोड़ा सा। ठीक है, मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन उसमें दिया था कि 3 टाइप के इनिट रहते हैं, क्या तुमको करना है। तो मैं चाहता हूँ गाइस कि आप लिंक्डइन में आ जाऊँ। यूट्यूब पे तो मैं वीडियो डालूंगा, पर वो टाइम जो यूट्यूब पे मैं नहीं डालूंगा उस टाइम पे आप मेरे साथ यहाँ पे तुम कनेक्ट रहो। आप मेरे को रिक्वेस्ट भेज देना, मैं सबकी रिक्वेस्ट है ना मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। ठीक है, फॉलो भी कर देना। अभी मैंने लेटेस्ट में अभी ये वाला अभी डाला है मैंने, 5 घंटे ही हुए। ठीक है, ये फॉर लूप के साथ वेयर क्लॉज होता है उसमें, तो ये तुम्हारा इफ़ की कंडीशन निकल जाएगी डायरेक्ट, फॉर लूप के साथ आप वेयर डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मेरा आईडी है ना योगेश पटेल iOS है लिंक्डइन में, मैं इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मेरी प्रोफाइल की। आप आ जाओ, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इसको क्लोज करता हूँ, अभी अपने यहाँ पे मूव होते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस बहुत ही एफर्ट दिए मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बस लाइक कर देना, भले कमेंट मत करना चलेगा, बस पर लाइक तो करके जाना यार प्लीज़। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो मैंने बोला है ना वो तुमको मैं देसी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ पहले। ठीक है, एप्पल ने क्या बोला और मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। जब देखो, सबसे पहले ना तुमको स्टोर प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि स्टोर प्रॉपर्टी किसको कहते हैं। लेट और वार जो कहते हैं ना, उसको हम स्टोर प्रॉपर्टी कहते हैं, स्टोर प्रॉपर्टी। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी स्टोर प्रॉपर्टी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी दूसरी चीज़, जब भी तुम क्लास या तो स्ट्रक्चर को जब तुम डिफाइन करते हो, जब स्कोप लिखते हो, उसके अंदर जो प्रॉपर्टी डिफाइन करते हो, उसके अंदर तुमको डिफ़ॉल्ट वैल्यू या ऑप्शनल वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बिना चले जाओगे तो नहीं चलेगा, और अगर उसके बिना जा रहे हो तो तुमको इनिट फंक्शन लिखना पड़ेगा। ऐसा रहता है, मैं तुमको उसको बताता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे वही चीज़ की है कि आपको वो आप ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। ठीक है, देखो मैं तुमको बताता हूँ। अभी यहाँ पे ना मैंने क्या किया है, यहाँ पे बेसिकली ये इनिट फंक्शन है जो सिंपल इनिट होता है। ठीक है,
तो इस तरीके का इनिट रहता है वो, हम इसको यूज़ करते हैं, बेसिक जो डिफ़ॉल्ट इनिट कहते हैं हम उसको। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक इनम बनाया जेंडर करके, उसमें तीन केस है, मेल फीमेल और अननोन, और हमारा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो ह्यूमन करके मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसके अंदर एक ही प्रॉपर्टी है जेंडर करके, और ये जो जेंडर प्रॉपर्टी है वो वार है, तो उसको हम कहते हैं स्टोर प्रॉपर्टी। याद रखना, लेट और वार स्टोर प्रॉपर्टी। तो मैंने इसमें आप देखोगे ना, मैंने ना ही ऑप्शनल डिफाइन किया है, मतलब क्वेश्चन मार्क भी मैंने डिफाइन नहीं किया है, और ना ही मैंने इसमें इक्वल टू करके कोई डिफॉल्ट वैल्यू दी है। मैं दोनों चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही कोई बात नहीं, मैं अभी बताता हूँ, मेरे पास एक और फोटोज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे नहीं की है। अगर तुम नहीं करोगे तो तुमको इनिट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, ये वाला पूरा। तो इनिट में बेसिकली क्या होगा, जो प्रॉपर्टी तुमने डिफाइन की है वही प्रॉपर्टी तुमको यहाँ पे इनिशियलाइज करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, जब भी तुम इंस्टेंस क्रिएट करते हो ना, जब भी तुम न्यू इंस्टेंस क्रिएट करते हो ना ह्यूमन का, उस टाइम पे तुमको ये काम आएगा। अभी देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने ना यहाँ पे अगर इसको आप देखोगे शांति से, तो ह्यूमन मतलब ये वाला, जेंडर इक्वल टू जेंडर कॉलन मेल, मैंने डॉट करके मेल पास किया मैंने, ठीक है, क्योंकि अगर मैं ऐसे इनिट लिखने का ट्राई करूंगा, ये वाला इनिट, तो मुझे वो नहीं लिखने देगा, ठीक है, मुझे ये वाला इनिट लिखना पड़ेगा, ये वाला इनिट में मुझे वो एरर देगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने कस्टम इनिशियलाइजेशन बना के रखा है, इसलिए मेरे को वो एरर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनिट है, तो इनिट के अंदर जेंडर, फिर आपको लिखने को बोलेगा कि मेल फीमेल जो भी हो आप लिख दो, ठीक है। तो एक होता है कि ह्यूमन लिखने के बाद तुमने पैरेंथेसिस किया और वो आ गया, दूसरा होता है कि ह्यूमन करके डॉट करके इनिट लिखो, डॉट करके इनिट लिखोगे तो भी तुमको दोनों तरीके से तुम लिखते हो, दोनों सही है, ठीक है। ज़्यादातर मैंने ये देखा, ये वाला भी कोई यूज़ करता है, कोई ये भी यूज़ करता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जो भी अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हो, बरोबर। जैसे कि मैंने तुमको बोला था कि तुम लोग स्टोर प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज किए बिना नहीं जा सकते, वरना तुमको इनिट फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप कि इतना तुमको समझ में आ रहा होगा। मैं इसके ऊपर फिर से आता हूँ, ठीक है। देखो अभी क्या करना है, मैं तुमको अभी ये बताता हूँ कि अगर सोचो कि तुमको इनिशियलाइजेशन ही डिफाइन नहीं करना है, उस टाइम पे तुम क्या करोगे, ठीक है। उस टाइम पे दो चीज़ कर सकते हो। अगर सोचो कि मेरे को इनिट फंक्शन ही नहीं चाहिए, इनिट मेथड नहीं चाहिए, मेरे को ऑब्जेक्ट डायरेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है, तो देखो अभी क्या कर सकते हो। एक तो तुम उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर दो, देखो इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू कहते हैं गाइस, जेंडर इक्वल टू मेल, मैंने उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दिया जब भी डिक्लेयर करो उसी टाइम पे, और या तो मैं आप ऑप्शनल डिफाइन कर लो, ठीक है। ये करोगे तो इनिट फंक्शन यूज़ कर पाओगे, मतलब इनिट बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है वो यूज़ कर पाओगे। देखो अभी मैं डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, कोई भी टेंशन भी ना, डायरेक्ट यहाँ पे इनिट लिख रहा हूँ, ये वाला, बरोबर। तो ये वाला तुम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ये वाला। और यहाँ पे देखो ये वाला, तो अभी तुमको इनिट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कस्टम इनिट नहीं बनाया है, वहाँ पे तुमको वो एरर देगा, ठीक है। अगर आप वहाँ पे यूज़ करते हैं ना इसको, तो यहाँ पे तुमको एरर देता है, यहाँ पे तुमको इस तरीके से सिंपल इनिट नहीं बनाने देता, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करने देता वो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने कस्टम, हमारा इनिशियलाइजेशन हमको देना पड़ा, क्योंकि हमने ना ही उसमें ऑप्शनल और ना ही हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी थी, तो ये एक प्रॉब्लम थी। अगर डिफ़ॉल्ट और ऑप्शनल वैल्यू नहीं दे रहे हो तो तुमको एरर देगा, और तुमको उसको अगर तुमको एरर को सॉल्व करना है तो इनिट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं डिफ़ॉल्ट इनिट यूज़ करूँ, जो डायरेक्टली आता है वही वाला यूज़ करो, डिफ़ॉल्ट वाला, मुझे पैरामीटर पास नहीं करना है। ये क्या होता है बेसिकली, जब भी तुम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो उस टाइम पे आपको कोई भी पैरामीटर पास नहीं करना है। तो जैसे यहाँ पे मेरे को मेल करना पड़ रहा है, पर मेरे को नहीं करना है, तो उस टाइम में क्या कर सकते हो आप, जेंडर को ऐसे ही मत छोड़ दो, डिफ़ॉल्ट या ऑप्शनल वैल्यू डिफाइन कर दो। तो आपको जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे ह्यूमन का, इंस्टेंस बनाओगे, उस टाइम पे तुमको पास करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मेल रखा है, इसलिए मैं जेंडर लिखूंगा ना कि ह्यूमन डॉट जेंडर क्या है, तो डायरेक्ट मुझे मेल दे देगा, बरोबर। बट यहाँ पे ना मैंने कुछ डिफाइन नहीं करके रखा, तो मतलब वो नील होगा। तो मैं फिर क्या कर रहा हूँ, क्रिएट करने के बाद ह्यूमन डॉट जेंडर इज इक्वल्स टू, मैंने मेल दे दिया। अभी मैं अगर प्रिंट करूँगा, ये डबल क्वेश्चन मार्क मतलब नील कलाइसिंग ऑपरेटर होता है, अगर बाई चांस ये जेंडर नील आया ना तो ये वाला अननोन वाला कॉल होगा, बट क्योंकि हमने मेल रखा है ना तो वो मेल यहाँ पे आ जाएगा। ये है इनिशियलाइजेशन, ठीक है। एक हमने इनिट फंक्शन में जेंडर पास किया, और हम जेंडर के जो जेंडर वेरिएबल है, जो स्टोर प्रॉपर्टी, उसमें मैं डिफ़ॉल्ट या तो फिर ऑप्शनल वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे मुझे जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा तब मुझे कोई भी पैरामीटर पास करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें जब इनिशियलाइजेशन नहीं चाहिए तब आप इस तरीके से डिफ़ॉल्ट वैल्यू और ऑप्शनल वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो चीज़ है, ये दो चीज़ को याद रखना। नहीं समझ में आ रहा हूँ, पॉज करके वापस जाके आ जाना, ठीक है। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, बट एक बार पॉज करके आ जाना ऐसा लगे तो, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कस्टम इनिशियलाइजेशन की, मतलब कि हमको अपने नहीं आते कि अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि यार कि मेरे को जेंडर पास करना है या दूसरी कोई प्रॉपर्टी है तो वो पास करनी है, मतलब या तो फिर मेरे को दोनों चीज़ें में आप पास करके दो, मेरे को अपना खुद का कस्टम इनिशियलाइजेशन मेरे को करना है। सोचो, और कस्टम इनिशियलाइजेशन ऐसा नहीं होता कि जैसे स्टैक और क्लास हो, स्ट्रक्चर और क्लास है, राइट।
तो ऐसा नहीं है गाइस कि आप एक ही इनिशियलाइजेशन बना सकते हो, अपने मल्टीपल बना सकते हो अपनी जैसे रिक्वायरमेंट हो ऐसे ही, ठीक है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे वो 3 पॉइंट मैंने यहाँ पे किया है। कंपेयर टाइम पे ना वो खुद से ही वो डिसाइड कर लेगा कौन सा वाला यूज़ करना है उसको, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आ जाओ, देखो ह्यूमन करके स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक जेंडर है अपना इनम, और एज है जिसको मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिया है। तो जेंडर को मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दिया है, तो मैंने पहले जेंडर का इनिशियलाइजेशन बना दिया। तो ये मेरा पहला वाला इनिशियलाइजेशन है जो जेंडर है, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट इनिशियलाइजेशन हो गया, जिसके अंदर मैंने सेल्फ डॉट जेंडर इक्वल टू जेंडर डाल दिया। एज डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एज ऑलरेडी मैंने 10 रखा है, तो मेरे को वो एरर नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि उसको एज 10 ही है। तो अगर वो डायरेक्ट लेकर ये जेंडर, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो वो ह्यूमन मैंने ब्रैकेट करके जेंडर में मैंने मेल लिखा डॉट करके, तो उसमें 10 खुद से ही एज आ रहा है वो, तो जेंडर होगा मेल और एज होगा 10, क्योंकि उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। ये चीज़ समझना। दूसरी बात करता हूँ, देखो अभी दूसरी में क्या हो रहा है, मैंने एज किया कि मेरे को एज, आप सिर्फ एज डालो, ठीक है। तो एज जैसे मैंने डाला तो सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज, तो एज इसको मिल जाएगा, और जेंडर मैंने अननोन कर दिया है। अभी जेंडर मेरे को डालना पड़ेगा, अगर मैंने ये जेंडर नहीं डाला वो मुझे एरर थ्रो करेगा। क्यों? क्योंकि जेंडर क्या रहेगा फिर, क्योंकि जेंडर में तो वैल्यू आपने यहाँ पे डिफाइन ही नहीं किया, ये तो सिर्फ सिंपल जेंडर तुमने डिफाइन करके रखा, तो उसका मतलब वो एरर थ्रो करेगा कि जेंडर तो क्या है, कुछ नहीं है, बरोबर। तो जब तुम एज डिफाइन कर रहे हो ना, इस तरीके से एज डाल रहे हो ना सिर्फ, तो तुमको जेंडर को कुछ ना कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ अननोन, तो ये दूसरा पैरामीटर देखो अभी, ठीक है। तो उसके अंदर जब मैं एज यूज़ कर रहा हूँ, मैं जब 20 डाल रहा हूँ उसके अंदर, तो मेरा जेंडर होगा अननोन और एज होगा मेरा 20। तो ये देखो इस तरीके से होगा अननोन एंड 20, बरोबर। अभी सोचो कि तुमको दोनों डालना है, तो आप दोनों बना दो। ये मेरा थर्ड इनिशियलाइजेशन है, जिसके अंदर मैं एज और जेंडर दोनों डाल रहा हूँ। तो आप जो जैसे कि 40 डाला और मेल डाला, तो तुम्हारा जेंडर होगा मेल और तुम्हारा एज होगा 40। इस तरीके से ये काम करता है। तो बेसिकली आपको एज डालनी है तो जेंडर का कुछ डिफाइन कर लो, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा होता है ना कि जैसे कि मेरे को एज डालनी है और जेंडर जैसे अननोन है, तो मेरे को जेंडर का भी पैरामीटर हर बार डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा इनिशियलाइजेशन बनाऊंगा, आप एज डाल दो, बाकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू अननोन सेट कर दूंगा, जैसे मैंने इस सेकंड वाले इनिशियलाइजेशन में किया। तो ये सेकंड वाला इनिशियलाइजेशन जो है आप उसको फॉलो कर सकते हो, बरोबर। और तीसरे वाले में आप दोनों पैरामीटर को चाहिए कि आप दोनों पैरामीटर हमको यूनिक ही चाहिए, वो डिफ़ॉल्ट नहीं चाहिए। तो जब डिफ़ॉल्ट यूज़ करना हो तो इस तरीके से एक एक को यूज़ कर सकते हो, बरोबर। सो आई होप गाइस कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप चेंज स्ट्रक्चर कीवर्ड टू क्लास, आप इसको क्लास कर दोगे तुम्हारा सेम चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, ठीक है। क्योंकि स्ट्रक्चर और क्लास दोनों के अंदर जो होता है वो इनिशियलाइजेशन होते हैं, मल्टीपल कस्टम इनिशियलाइजेशन आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा वापस से आते हैं अपना, हमने किया कि एक इनिट होता है डिफ़ॉल्ट, बरोबर। अगर आपको डिफ़ॉल्ट इनिट चाहिए तो आप जो है वो वैल्यू में डिफ़ॉल्ट वैल्यू, या तो फिर आप ऑप्शनल उसको डिफाइन कर लो, तो आपको डिफ़ॉल्ट इनिट मिल जाएगा। जब आप कोई भी क्लास का स्ट्रक्चर का इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, उस टाइम पे तुमको कोई भी पैरामीटर पास करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू या ऑप्शनल वैल्यू नहीं दे रहे हो, तो उस टाइम पे आपको इनिट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, इनिट मेथड यूज़ करनी पड़ेगी, और इसमें जो भी प्रॉपर्टी है वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और जब आप उसको कॉल करोगे पैरेंथेसिस करके या इनिट करके, तो आपको उसमें वैल्यू डालनी पड़ेगी जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब। तो मतलब जब भी तुम इंस्टेंस क्रिएट करोगे उस टाइम पे तुमको उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है, वैल्यू पास करनी पड़ेगी। उसके बाद मैंने आपको बोला कि हम उसमें कस्टम इनिशियलाइजेशन यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर हम हमारे एंड से हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है उस तरीके से हम मल्टीपल इनिट हमारा बना सकते हैं, क्लास और स्ट्रक्चर दोनों के लिए, ठीक है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, इस हिसाब से थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ। आप मेरे को कमेंट करना अगर समझ में ना आया हो कोई चीज़ तो, ठीक है। अभी ना एक चीज़ और माइनर है बट हेल्पफुल है। अभी सोचो कि तुम्हें ना पैरामीटर नहीं चाहिए आर्ग्यूमेंट में। आर्ग्यूमेंट मतलब ये एज और जेंडर होता है ना, इनिट के अंदर जो लिख रहे हो ना, वो उसको पैरामीटर भी बोल सकते हो और आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हो। तो बेसिकली ये एज और जेंडर में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि एज में यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं है, बट यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं है, बट यहाँ पे दोनों साइड पे अंडरस्कोर है। तो जब आप ह्यूमन कॉल करोगे तो ये डायरेक्ट 40 और मेल डायरेक्ट डाल दिया। तो यहाँ पे देखा, इसको कॉल करने पे यहाँ पे तुमको ना ही एज और ना ही जेंडर दिख के आ रहा है जब तुम कॉल कर रहे हो। यहाँ पे देखो कॉल करने पे आता था, एज पैरामीटर आता था, जेंडर पैरामीटर दोनों आते थे, ठीक है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे एज आ रहा है और यहाँ पे जेंडर आ रहा है, बराबर, दोनों आता था, ठीक है, जब भी तुम कॉल करते हो, क्योंकि यहाँ पे अंडरस्कोर लिखा हुआ नहीं है दोनों जगह पे, ठीक है। बट अगर तुम इसी चीज़ को अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे अंडरस्कोर है, तो इसीलिए जब तुम कॉल करो तो उस टाइम पे तुमको एज और जेंडर नहीं आ रहा है,
ठीक है। तो बेसिकली ये ऐसा होता है कि अगर तुमको जब लिखने के टाइम पे जब तुम उसको कॉल करते हो उस टाइम पे तुमको पैरामीटर का नाम चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो तुम अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, अगर चाहिए तो तुम अंडरस्कोर यूज़ मत करना। ठीक है, ये छोटी सी चीज़ है बट यूज़फुल है, काम आती है कई बार, बरोबर। तो ये चीज़ दोनों याद रखना। अभी थोड़ा सा और बात करते हैं डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइजेशन पे। तो जैसे कि मैंने तुमको बोला, डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि आप जब इनिशियलाइजेशन बनाते हो, जब आप क्लास या स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, इंस्टेंस बनाते हो, उस टाइम पे तुमको कोई भी पैरामीटर पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट करके बनाया, ठीक है। उस प्रोडक्ट के अंदर है ना, मैंने नेम, क्वांटिटी और परचेस, अगर आप देखोगे ना सबकी मैंने ऑप्शनल वैल्यू, डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे के रखी है। तो मैं डायरेक्टली उसको सिंपली इस तरीके से प्रोडक्ट बना सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, क्योंकि मैंने डिफ़ॉल्ट और ऑप्शनल दोनों वैल्यू रखी है। तो मुझे जब भी मैं इंस्टेंस बनाऊंगा प्रोडक्ट क्लास का, तो उस टाइम पे मेरे को अभी उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, मेरे को पैरामीटर डालने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट मैं उसको क्रिएट करूँगा ना इनिट करके, तो हो जाएगा डिफ़ॉल्ट इनिट। तो स्विफ्ट है ना डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइजेशन प्रोवाइड करता है। मैं यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि आपको हर बार इनिट फंक्शन बनाना ही है, बरोबर। आप डिफ़ॉल्ट इनिट भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया था, ठीक है, डिफ़ॉल्ट इनिट। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल ज़्यादा, 2 प्रॉपर्टीज ज़्यादा ली जिससे तुमको समझ में आए, ठीक है। अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखो, मेंबर वाइज इनिशियलाइजेशन भी होता है स्ट्रक्चर में। अभी मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रक्चर की, ठीक है, ओनली स्ट्रक्चर टाइप की। तो स्ट्रक्चर टाइप क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली है ना मेंबर वाइज इनिशियलाइजेशन लेगा। पहला तो ये मेंबर वाइज क्या है वो मैं तुमको बताता हूँ, बट उससे पहले एक चीज़ समझना, इफ़ यू डोंट प्रोवाइड अ कस्टम इनिशियलाइजेशन, अगर हमको कस्टम इनिशियलाइजेशन नहीं प्रोवाइड करना है, एंड द स्ट्रक्चर रिसीव अ मेंबर वाइज इनिशियलाइजेशन इवन इफ द स्टोर प्रॉपर्टी दैट डू नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू। तो स्ट्रक्चर के अंदर अगर तुम्हारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है और तुम्हारे पास जो है वो सॉरी, अगर तुम्हारे पास सॉरी एक मिनट, देखो, अगर तुम वैल्यू डिफ़ॉल्ट नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो भी तुम डायरेक्टली उसको स्टोर प्रॉपर्टी में विदाउट डिफ़ॉल्ट वैल्यू और विथ डिफ़ॉल्ट वैल्यू तुम यूज़ कर सकते हो। कस्टम इनिशियलाइजेशन के बिना तुमको वो इनिट फंक्शन मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया, एक मिनट देना मेरे को। मैं यहाँ पे ऐसा बोलना चाह रहा हूँ, समझाने में थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि स्ट्रक्चर जो होता है उसके अंदर अगर आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है, कस्टम इनिशियलाइजेशन में जब आप कस्टम इनिशियलाइजेशन आप नहीं यूज़ कर रहे हो, दोनों केस में इफ़ यू डोंट प्रोवाइड अ कस्टम इनिशियलाइजेशन, ठीक है, और जो तुम्हारी स्टोर प्रॉपर्टी है, जो भी तुम्हारी स्टोर प्रॉपर्टी है, उसके अंदर अगर सोचो कि तुमने वैल्यू प्रोवाइड नहीं की या तो की, तो ये केस में देखो मैंने सिर्फ वेरिएबल विड्थ एंड हाइट लिया, मैंने सिर्फ उसमें डबल लिखा है, ना ही मैंने उसको ऑप्शनल दिया, ना ही मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दिया है, और यहाँ पे आप देखो मैंने विड्थ और हाइट लिया, डबल है, और मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिया है, तो बेसिकली यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। तो ये केस में आपको मेंबर वाइज इनिशियलाइजेशन मिलेगा, मतलब पहले विड्थ एंड हाइट इस तरीके से डायरेक्टली तुमको मिल जाएगा, तुमको खुद से इनिशियलाइजेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, बरोबर। सिंपल तो मिलेगा ही मिलेगा, बट इस तरीके से भी तुमको इनिशियलाइज मेंबर वाइज भी मिलता है, ठीक है। तो हमने आगे जो पढ़ा कि हमने हमने ऐसा किया था कि हम ऑप्शनल वैल्यू और डिफ़ॉल्ट वैल्यू जब देते हैं तो तुमको इनिट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम इनिट सिंपली इनिट लिखोगे विथआउट आर्ग्यूमेंट डालोगे तो भी चलेगा। अगर आपको इनिशियलाइजेशन आप नहीं लिख रहे हो फिर भी तुमको वो मेंबर वाइज इनिशियलाइजेशन देगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, बरोबर। तो विड्थ और हाइट डायरेक्टली तुमको प्रोवाइड कर देगा। तो बेसिकली ये मेंबर वाइज इनिशियलाइजेशन है, जिस तरीके से तुमने जिस सीक्वेंस में लिखा है वो सीक्वेंस में तुमको खुद से इनिशियलाइजेशन प्रोवाइड कर देगा। तो ये चीज़ भी एक बहुत हेल्पफुल है, बरोबर। मैं थोड़ा सा और एक बताता हूँ। देखो, जब हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड की थी तो उस टाइम पे आप इनिट विदाउट इनिट आप यूज़ कर पाते थे, आपको पैरामीटर डालने की ज़रूरत नहीं थी। बट अगर आपको पैरामीटर डालना है, इनिट आपने इनिट नहीं बनाया, फिर भी आपको डिफ़ॉल्ट इनिट मिलेगा मेंबर वाइज, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ओके। अभी दूसरी चीज़, इफ़ वी प्रोवाइड अ कस्टम इनिशियलाइजेशन, इसको, बरोबर, बेसिकली मैंने यहाँ पे इनिट डाल दिया और मैं कस्टम इनिशियलाइजेशन अभी यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो वो नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि आर्ग्यूमेंट के पास है ना कोई भी, ये जो इनिट है, इनिट उसमें कोई आर्ग्यूमेंट है ही नहीं, तो फिर वो एरर देगा। अगर आपने इनिट डाल दिया, सिंपल इनिट, तो वो इसी तरीके से फिर यूज़ होगा। डायरेक्ट आप अपने एंड से यूज़ करने जाओगे तो फिर वो नहीं होगा, इसी तरीके से यूज़ होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिंपल इनिट बनाया जिसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है। फिर आप अपने एंड से अगर आर्ग्यूमेंट इस तरीके से डालना चाहोगे ना, तो फिर वो तुमको एरर देगा, ठीक है। आप अपने एंड से फिर इस तरीके से नहीं बना सकते, वरना वो एरर देगा कि आर्ग्यूमेंट पास टू कॉल टेक्स नो आर्ग्यूमेंट, उसके में कोई आर्ग्यूमेंट है ही नहीं,
तो ये चीज़ भी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तुमको समरी बताता हूँ। देखो, क्लास और स्ट्रक्चर के अंदर जब आप कोई भी स्टोर प्रॉपर्टी में डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते या तो तुम ऑप्शनल वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते, वो केसेस के अंदर तुमको जो है वो खुद का इनिट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुमने खुद का इनिट, अगर तुम डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो जैसे मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, तो दो तरीके से यूज़ कर सकते हो, दो तरीके से इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो। एक, तुम डायरेक्टली उसको लिख दो विदाउट कुछ पास किए बिना, कोई भी पैरामीटर मतलब कोई भी आर्ग्यूमेंट पास किए बिना लिख दो, या तो फिर वो तुमको मेंबर वाइज पास करने के लिए देगा, वो तुमको मेंबर वाइज पास करने के लिए देगा, क्योंकि आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड की है, ऑप्शनल भी डिफाइन किया है, तो मेंबर वाइज वो तुमको करने देगा। ये दो चीज़ है, ठीक है। अगर आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू और ऑप्शनल प्रोवाइड कर रहे हो तो दो चीज़ तुमको एज अ इनिट में मिलता है, ठीक है। और आप जो है खुद का कस्टम इनिशियलाइजेशन भी यूज़ कर सकते हो, अगर तुम्हारे रिक्वायरमेंट है उस तरीके से भी आप अपना इनिशियलाइजेशन खुद का अपना बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको अब आर्ग्यूमेंट का जो नाम है वो नहीं चाहिए तो आप सिंपली उसको अंडरस्कोर लिख दो, ठीक है, तो वो तुमको नाम नहीं देगा। और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइजेशन के बारे में जो मैंने तुमको बताया, ठीक है। इस तरीके से इसमें होता है। तो क्लास के अंदर डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइजेशन ऐसा होता है, और स्ट्रक्चर के अंदर है ना, वो ऑटोमेटिकली देगा। अगर ये सेम चीज़ अगर आप क्लास में कर रहे हो ना, तो क्लास में तुमको नेम, क्वांटिटी और परचेस ऐसा डिफ़ॉल्ट नहीं देगा, स्ट्रक्चर में तुमको ऑटोमेटिकली है ना वो प्रोवाइड करता है। मेंबर वाइज इनिशियलाइजेशन स्ट्रक्चर में प्रोवाइड करता है, क्लास में नहीं प्रोवाइड करेगा, ये याद रखना। मे भी तुमको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर मैंने क्लास के अंदर मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू और ऑप्शनल वैल्यू प्रोवाइड किया है तो क्या वो मुझे मेंबर वाइज इनिशियलाइजेशन देगा? तो एक्चुअली क्लास में वो नहीं देगा, सिर्फ स्ट्रक्चर में ही वो देता है ऑटोमेटिकली, ये याद रखना, ठीक है। और बाद में मैंने जैसे बोला कि आपने अपना इनिट बना के रखा है जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, और फिर आप आर्ग्यूमेंट डालना चाह रहे हो तो तुमको एरर देगा कि भाई यहाँ पे तो कोई आर्ग्यूमेंट है ही नहीं, आप नहीं डाल सकते, ठीक है। तो इतनी चीज़ है, इतनी चीज़ आप याद रखना। जब मैं सेकंड पार्ट में मिलूंगा तब मैं तुमको कन्वीनियंस इनिशियलाइजेशन और डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। ये सब कवर करके आना, तो उसमें आपको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और मैं होप कर रहा हूँ कि आपको क्लियर हुआ होगा। मुझे लग रहा है थोड़ा सा फास्ट हुआ होगा, बट मैं ट्राई तो मैंने किया। तो मेरे को बताना कैसा लगा आपको वीडियो, और कमेंट करना, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दे दूंगा। और लिंक्डइन में जाके मुझे फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आओ वहाँ पे, और वहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो जब मैं यूट्यूब पे नहीं होऊंगा तब, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइज, और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। बाय।